कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं लेके आ गया हूँ एक बहुत ही ख़ास सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नीतीश कुमार का लेटेस्ट जो अभी रिसेंटली जो इन्होंने रिज़िग्नेशन दिया है यानी इस्तीफ़ा दिया है बिहार के सीएम पद से, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो आज का सेशन सिर्फ़ एक न्यूज़ एनालिसिस नहीं है, ये एक कंप्लीट पॉलिटिकल सिस्टम अंडरस्टैंडिंग सेशन होने वाला है। हम बात करेंगे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के रिज़िग्नेशन की, लेकिन सिर्फ़ क्या हुआ तक नहीं रुकेंगे। हम समझेंगे सीएम रिज़ाइन करता है तो प्रोसेस क्या होता है, गवर्नर का रोल क्या होता है और इसका कनेक्शन लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर से कैसे जुड़ता है? इस एक केस स्टडी से हम आपको क्लियर करने वाले हैं गवर्नर ऑफ बिहार का एक्चुअल पावर क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा का कैसा मतलब क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। बिहार के मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल इनके बारे में हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। मतलब एक रियल पॉलिटिकल इवेंट के थ्रू हम पूरा इंडियन पॉलिटी का सिस्टम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस हो या फिर सीडीएस हो, एफकेट हो, रेलवे हो, डीएसएसबी हो, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं नीतीश कुमार के रेजिग्नेशन से और समझते हैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क स्टेप बाय स्टेप। तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो आप लोग उम्मीद है पेन कॉपी लेके बैठ गए होंगे क्योंकि मैं सेशन में कई चीज़ें जो इम्पोर्टेंट बोलते हुए निकल जाऊँगा, तो आप ज़रूर आर्टिकल्स वगैरह हो तो ज़रूर आप नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले तो ये हमारा जो थंबनेल आप देख सकते हैं नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा बिहार सीएम पद से, ठीक है? तो ये देखिए, नीतीश कुमार रिजाइन, सम्राट चौधरी सेट टू बिकम नेक्स्ट सीएम। तो नेक्स्ट सीएम कौन बनने वाले हैं? सम्राट चौधरी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि कल जो है ये यानी कि 15 अप्रैल को जो ये अपना वो ले रहे होंगे स्वेरिंग इन सेरेमनी इनका होगा, ठीक है? तो वो ओथ कौन दिलाएँगे? ओथ बाय ओथ कौन दिलाते हैं? तो गवर्नर। ठीक है? तो नीतीश कुमार हू हैज़ बीन चीफ मिनिस्टर फॉर द पास्ट 21 ईयर्स, 21 साल से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हुए थे, तो अपना रेजिग्नेशन इन्होंने दे दिए हैं, व्हिच वाज़ एक्सेप्टेड बाय गवर्नर। तो सीएम सबसे पहला क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं कि सीएम जो है रिज़ाइन किसको करता है? किसको अपना रेजिग्नेशन लिख के देता है अगर रिज़ाइन करना चाहता है तो उस स्टेट के गवर्नर को दे देगा। तो यहाँ के गवर्नर कौन थे? तो सैयद अता हसनैन थे। अच्छा, ठीक है। तो अब जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, वो जो है वो बनने वाले हैं अगला सीएम यहाँ पे बिहार में, जो कि जिनका ये स्वेरिंग इन सेरेमनी कल होगा, यानी कि कल इनको ओथ दिलाया जाएगा, ठीक है? तो अब देखते हैं सम्राट चौधरी सेट टू बिकम न्यू सीएम, बिहार सीएम। बिहार गेट्स इट्स फर्स्ट बीजेपी। अब ये पहला अगर ये कल बीजेपी जैसे ये कल सीएम बन जाएँगे, तो कल जो है ये पहला बार बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है यहाँ पे मतलब बीजेपी का पहली बार सीएम जो है बनने वाले हैं बिहार के अंदर, ठीक है? ठीक है, तो ये आप देख लो, ये दिख रखा है ना। द अपॉइंटमेंट फॉलोज द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रेजिग्नेशन आफ्टर ही वाज इलेक्टेड एज़ राज्यसभा मेंबर लास्ट वीक। अब लास्ट वीक ये क्या हुआ था कि इन्होंने अपना इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि लास्ट वीक जो है ये राज्यसभा के मेंबर जो है वो इलेक्ट कर दिए गए हैं। तो इसकी वजह से अब क्या है कि इन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन दे दिया और अब ये चले जाएँगे राज्यसभा में, यानी दिल्ली के अंदर भी रहेंगे और दिल्ली में ही राज्यसभा में जो है अब ये इनका इसका मेंबर बन चुके हैं, ठीक है? तो मिस्टर चौधरी वाज इलेक्टेड एज़ द बीजेपीज़ लेजिस्लेचर पार्टी लीडर। जो पार्टी का जो लीडर होता है, जो सबसे ज़्यादा जो वोट लाके जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है, उसका जो लीडर होता है, उसी को जनरली सीएम बनाते हैं। तो इनको चुन लिया गया है और इसी प्रक्रिया से इनको जो है अगला बार क्या हो जाएगा, सीएम बनाया जाएगा, ठीक है? तो फॉलोइंग मीटिंग ऑफ द पार्टीज़ एमएलए, ठीक है? द बीजेपी हाँ, अब जो द बीजेपी फिनिश्ड एज़ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विथ 89 सीट्स आफ्टर द 2025 असेंबली इलेक्शंस इन द स्टेट। जब स्टेट में जो लास्ट टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था, यानी 2025 में, तो उसमें सबसे बड़ा जो पार्टी था वो 89 वोट से बीजेपी ही बनी थी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट, ये जो है काफ़ी न्यूज़पेपर ने कवर किया है, वही है। नीतीश कुमार एग्जिट्स एज़ बिहार सीएम मार्क्स एन एंड ऑफ एन एरा। मतलब 21 साल से जो सीएम बने हुए थे, अब इसके मतलब काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो, इसलिए इनको एरा कहा गया कि इनका जो एरा खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है? द रेजिग्नेशन ऑफ नीतीश कुमार एज़ चीफ सीएम ऑफ बिहार ऑन ट्यूसडे, यानी 14 अप्रैल को ये रिजाइन कर दिए हैं, marks the end of an era in the state's politics with the Bharatiya Janata Party now set to lead the government with its own chief minister for the first time in the state. Mr. Kumar had served as chief minister for over 2 decades, लगभग दो दशक से भी ज्यादा का टाइम हो गया है, taking oath for a record 10th term ऑन नवंबर 20 2025। 2025 के इलेक्शन के बाद जो है जब गवर्नमेंट यहाँ बनी थी, तो सीएम जो है 2025 में इन्होंने ओथ लेके और ये सीएम बने थे, 10वें बार बने थे, ठीक है? एंड कंक्लूडिंग इट ऑन, और 14 अप्रैल 2026 को अब ये रिजाइन दे चुके हैं, ठीक है? अब ये देखते हैं हम नेक्स्ट। अब ये देखो, ये 2025 का जो इलेक्शन हुआ था, नवंबर 2025 में जो रिजल्ट आया था, उसमें जो बीजेपी जो है सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, 89 सीट्स बीजेपी का था, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का था 85, आरजेडी का था 25,
एलजेआरबी का एलजेपीआरबी का था 19, आईएनसी का था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का था 6। इस तरह से आप देख लेना ये है। हमें ये ध्यान रखना है कि 89 जो सीट्स सबसे ज़्यादा था बीजेपी का है। तो ठीक है, इसी का भी जो लीडर घोषित कर दिया गया सम्राट चौधरी को, इसी के प्रोसेस के थ्रू जो है उनको अब सीएम बना दिया जाएगा कल। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इनका जर्नी ज़रा देख लेते हैं। तो की डिटेल्स नीतीश कुमार जो है ये सीएम थे बिहार के 10वां बार, ये 10th टाइम थे, ठीक है। उसके बाद जब 14 अप्रैल 2026 को इन्हें रिजाइन कर दिया। अच्छा, रिजाइन किसके सामने किया है? तो गवर्नर जो है राजेंद्र विश्व अटलर का, ये गलत यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पे गवर्नर जो है, यहाँ पे गवर्नर का नाम पीछे लिखा हुआ था, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये थे गवर्नर सैयद अता हसनैन, ठीक है, ये है गवर्नर। याद रखना, एग्जाम में कभी पूछ देते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ गवर्नर कौन है, ये मैं लिख देता हूँ आपको। गवर्नर है सैयद अता हसनैन, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन-कौन से आर्टिकल्स के थ्रू जो है ये ऐसा मतलब कर सकते हैं, ठीक है। देखो आर्टिकल 163, 164, 167 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्टिकल 163 164 क्या कहता है कि सीएम अपॉइंटेड बाय गवर्नर, जो सीएम है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर। इसलिए रेजिग्नेशन भी किसको देते हैं? गवर्नर को ही देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जैसे जैसे कि 160 आर्टिकल 163 के अंदर ये लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक्ट एंड एडवाइस पे ही काम करता है। अब देखो, जब सीएम अपॉइंट की कर होते हैं तो फिर सीएम जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन देते हैं, फिर गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं। ये चीज आप समझ में आ गया? तो जब ये सीएम जब रिजाइन करता है तो इंटायर काउंसिल जो है रिजाइन कर देता है, ठीक है, आफ्टर सीएम रेजिग्नेशन। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 163 के तहत है गवर्नर एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 167 के अंदर ड्यूटीज ऑफ सीएम लिखा हुआ है कि कम्युनिकेट टू गवर्नर, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें लिखी हुई है, ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया मैंने, तो हु एक्सेप्ट सीएम्स रेजिग्नेशन? तो गवर्नर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, गवर्नर, ठीक है। आर्टिकल 163, 164, 167 आप याद रखना। तो ये चीज है। उसके बाद आते हैं सीएम रिजाइन्स टू गवर्नर। आर्टिकल रिलेटेड टू सीएम, सीएम से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है जो कि सीएम का अपॉइंट किया था? तो 164 है। और अच्छा, बिहार में टोटल कितने सीट्स हैं? 243 सीट है, ठीक है, जिसमें 122 है मेजोरिटी के लिए। तो जो इलेक्शन लास्ट टाइम हुआ था 2025 में, उसमें कोई मेजोरिटी एब्सोल्यूट मतलब पूरा का एक सिंगल पार्टी कोई मेजोरिटी में नहीं थी। तो ये दोनों मिलकर फिर जो है एनडीए जो और जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे। ये भी याद रखना एग्जाम में, क्योंकि अभी बिहार जो टॉपिक में है तो बीपीएससी के जो कैंडिडेट तैयारी करे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में पूछ देते हैं डायरेक्ट भी, ठीक है। रेलवे हो, एसएससी हो, तो कहीं कई जगह पूछ देते हैं, क्योंकि हॉट टॉपिक बन गया है। तो इसलिए आप याद रखना 243 सीट जो है यहाँ पे बिहार के अंदर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। अब देखते हैं। अब ये जो हमारे सम्राट चौधरी जी ये हैं। अब ये क्या बनने वाले हैं अगले? तो इन्होंने एक ट्वीट किया था, तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने ट्वीट से निकाल दिया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा मुझ पर विश्वास जताते हुए भाजपा बिहार विधानमंडल दल का नेता की जिम्मेदारी देने के लिए हृदय से आपका आभार एवं धन्यवाद, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना। अब हम चलते हैं। ये देखो, अब देखो, कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे दो होते हैं, मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है, बाई कैमरल। अब हम चलते हैं पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स पे। बहुत प्यारे-प्यारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। एकदम ध्यान खोल के कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है, सेशन में। देखो, बहुत सारे स्टेट हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो करते हैं, बाकी यूनिकैमरल फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये तो बताओ कि बाइकैमरल यूनिकैमरल लेजिस्लेचर मतलब कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है वो आर्टिकल 168 है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि से लेजिस्लेचर कैन बी यूनिकैमरल या बाइकैमरल, किसी भी तरह का हो सकता है लेजिस्लेचर किसी भी स्टेट के अंदर। वो आर्टिकल 168 के तहत लिखा हुआ है। अच्छा सर, कैसे बनेगा? देखो, कोई भी किसी भी स्टेट को अगर यूनिकैमरल करना हो, यानी कि मतलब कि देखो, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे समझो आप। लेजिस्लेटिव असेंबली एक होता है लेजिस्लेटिव स्टेट विथ 2 लेजिस्लेटिव हाउसेस, ठीक है, जहाँ पे 2 लेजिस्लेटिव हाउस हैं। लोअर हाउस को बोलते हैं विधानसभा और अपर हाउस को बोलते हैं विधान परिषद। देखो, तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को होने के लिए मतलब अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो वहाँ पे मतलब दोनों अगर है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो उसको हम बोलेंगे बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। ये आर्टिकल 168 के अंदर लिखा है कि यूनिकैमरल भी हो सकता है, बाइकैमरल भी हो सकता है। तो सर, कौन-कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है? तो देयर आर 6 स्टेट्स। ये देखो, ये 6 स्टेट है जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मैंने कई बार शॉर्ट्स वीडियो में बताया हुआ है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ये यहाँ नेक्स्ट।
अब सबसे पहले हम सम्राट चौधरी के थोड़ा सा बारे में समझ लेते हैं, सम्राट चौधरी कौन है। तो सीएम ऑफ बिहार अब 2026 से मतलब प्रेजेंट बन ही जाएंगे, जो ओथ लेने के बाद। ये मैंने पहले ही आपको लिख दिया है, ठीक है। फुल नेम क्या है, सम्राट चौधरी है। राकेश कुमार इनका, वैसे भी राकेश कुमार भी इनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ इनका कहाँ हुआ था, तो मुंगेर से बिलोंग करते हैं। और ये 57 साल के भी हो चुके हैं। इनका फादर थे शकुनी चौधरी, जो कई बार एमएलए रह चुके हैं, लगभग 7 बार, 7 टाइम्स ये एमएलए रह चुके हैं, ठीक है, एमएलए रह चुके हैं, ठीक है। ये इनका कास्ट जो है वो कोयरी कुशवाहा है, ओबीसी के अंदर आते हैं, तो ओबीसी के काफी बड़े नेता ये माने जाते हैं बिहार के अंदर। उसके बाद सम्राट चौधरी के बारे में ये देख लो कि तारापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए हैं, प्रेजेंट 2025 में जीते थे। उसके बाद इनका जो पॉलिटिकल करियर है काफी पहले से स्टार्ट हुआ, 1999 से 2014 तक ये आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव वाला जो पार्टी है, उनके साथ ये थे, आरजेडी के साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद 2014 में इन्होंने यहाँ से रिजाइन कर देते हैं। फिर उनके उसके बाद धीरे धीरे फिर ये कौन सा पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद ये पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं आपका ये जेडीयू। फिर जेडीयू के साथ कुछ दिन रहते हैं, फिर 2017 में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। 2017 में बीजेपी, यहाँ पे 2017 बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद बीजेपी के साथ ही चलते हैं। फिर 2023 से 24 इनका मतलब जो इनका मतलब जो काम है, इन काम को देखते हुए 2023 से 24 के बीच बीजेपी ने इनको बिहार स्टेट प्रेसिडेंट बनाया था। उसके बाद 2024-26 में डिप्टी सीएम बिहार के रहे। उसके बाद 2026 से प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार तो चल ही रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज इनका बारे में और लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अब हो गए हैं। एमएलए जो तारापुर से एमएलए हैं, 2025 में बने थे। तारापुर कहाँ है, तो ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है ये। इनका जन्म भी मुंगेर के अंदर ही हुआ था। ये सब मैंने दोबारा भी लिख दिया है। फिर सीएम ऑफ बिहार, ये सब सेम ही चीज है। उसके बाद हाँ, एमएलए जो है वन मल्टीपल टाइम, लगभग दो, एक तो दो 2000 के टाइम एमएलए थे, ठीक है। एक 2010 के टाइम एमएलए थे, फिर 2025 के बाद ये एमएलए हैं, ठीक है। तो लगभग 3 टाइम से एमएलए हैं, और फिर एमएलसी भी रह चुके हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया कि 2023 में क्या थे, बिहार बीजेपी में बिहार स्टेट प्रेसिडेंट थे बीजेपी की तरफ से। और फिर अब 2026 में सीएम बन चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका, ये आप थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलो, गवर्नर, जिसके जिसके पास मतलब जो सीएम है, रिजाइन किसको करते हैं, गवर्नर को। अच्छा सर, फिर ये गवर्नर क्या है, ठीक है। अभी देखो, रिसेंटली पूरा गवर्नर का रिशफलिंग भी हुआ था। अच्छा, कौन किया था, तो प्रेसिडेंट किया था। इसका मतलब प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही ये रहते हैं, मतलब जितना साल प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इनको हटा भी देता है। और प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट भी करता है। अच्छा, अपॉइंटेड बाय कौन है, तो प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक है। उसका 5 साल का इनका टर्म्स होता है, पहले भी हटा सकते हैं। कौन हटाएंगे, तो प्रेसिडेंट, ठीक है। वैसे जनरली 5 साल होता है, ठीक है। देखो लिखा ना, बट कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट और कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। ये किसको, ये अगर देखो सीएम को रिजाइन करना हो तो गवर्नर के पास, गवर्नर को रिजाइन करना होगा तो प्रेसिडेंट के पास रिजाइन करेंगे। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, आर्टिकल भी तुमको सर बता दो कौन सा आर्टिकल है। तो अच्छा, आर्टिकल इनका 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि देयर शेल बी गवर्नर इन फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आर्टिकल 153 के अंदर जो है गवर्नर को के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 153 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा सर, तो मतलब मैं भी गवर्नर के लिए मतलब एलिजिबल हो सकता हूँ क्या। तो देखो क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए। तो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अच्छा, 35 साल आपका उम्र होना ही चाहिए। अगर आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। मतलब 35 साल मिनिमम एज होना चाहिए। ओके सर, ठीक है, समझ गया। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सर ये क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब में ना रहे, मतलब गवर्नमेंट से कोई भी किसी भी तरह का सैलरी ना ले रहे हो। अच्छा ठीक है सर, ये भी समझ गए। अच्छा ठीक है, इनको इनको सर ओथ कौन दिलाता है, जैसे आपने बताया कि जो सीएम है, सीएम को ओथ, यानी कि ये तो अपॉइंट भी करते हैं और ओथ भी यही दिलाते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ, मतलब गवर्नर, सीएम को तो ओथ यही दिलाते हैं गवर्नर। अच्छा, इनको ओथ कौन दिलाता है, तो इनको ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, ये तो सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इनको अपॉइंट कौन करेंगे, तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बिल्कुल आप मतलब गांठ बांध देना, ठीक है। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि द ओथ ऑफ गवर्नर इज डन बाई, तो एग्जाम में आ जाएगा तो कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। देखो, अब यूनियन लेजिस्लेचर में ना दो तरह का चीज आता है। देखो, यूनियन में तो आता है राज्यसभा और लोकसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अंदर आता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अच्छा सर, ये तो आर्टिकल तो बता दो। देखो बताता हूँ अभी। देखो, अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर को समझें तो उसमें दो तरह का आता है। एक तो आता है अपना लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल लिख लो पहले, ठीक है। क्योंकि इसको अपर बोला जाता है, अपर हाउस। इसको और क्या बोला जाता है, और अपर हाउस। जो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको बोलते हैं हम लोअर हाउस, ठीक है। अच्छा सर, इसका आर्टिकल कौन सा है,
आर्टिकल 168, ठीक है, इसका आर्टिकल 168 है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यूनिकैमरल या बाइकैमरल हो सकता है, उसी का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? यूनिकैमरल या बाइकैमरल, मैं बाइकैमरल के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें 6 स्टेट्स थे, ठीक है? उसका अच्छा सर ठीक है, तो कौन बनाता है? मतलब यूनिकैमरल और बाइकैमरल मुझे करना होगा, अगर बाइकैमरल को यूनिकैमरल करना होगा, यूनिकैमरल को बाइकैमरल करना होगा, यानी कि तो कौन मतलब कौन बताएगा, ठीक है? देखो, देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही स्टेट के अंदर, ये तो यूनिकैमरल का हो गया, यूनिकैमरल का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये यूनिकैमरल मतलब यहाँ से बिल पास हुआ सीधा चला जाता है गवर्नर के पास साइन होने के लिए। ओके, ठीक है, लेकिन बाइकैमरल मुझे बनाना होगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा सर? ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, ये अपना रिकमेंडेशन देते हैं पार्लियामेंट को। अभी पार्लियामेंट जो है उसको वहाँ पे जो वोटिंग होकर अप्रूव हो गया, तो फिर यहाँ पे अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया, अप्रूव नहीं हुआ तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बन पाएगा। अच्छा, ठीक है सर, तो इसका मतलब आर्टिकल भी है क्या? तो हाँ, अंडर आर्टिकल देखो, अंडर आर्टिकल 169, 169 जो है क्या बोलता है कि क्रिएट और एबॉलिश कर सकते हो किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है? ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कैसे करना है वो बता बता दिया आपको, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो चलो सर अब एक-एक करके पढ़ते हैं, ठीक है? तो अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, ठीक है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखो आर्टिकल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कौन-सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 170 कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, ठीक है? तो ये देखो आर्टिकल 170 कहता है कि एवरी स्टेट शैल हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये इसी के तहत जो है हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है? यहाँ पे जो चुने जाते हैं उनको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि एवरी पर्सन बियॉन्ड 18 इज एलिजिबल टू वोट, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है? स्ट्रेंथ जो मिनिमम 60 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 500, ठीक है? तो गोवा बट जो गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुडुचेरी है, यानी कि गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुडुचेरी, ये नागालैंड नहीं है यार, सॉरी, यहाँ आपकी जगह गोवा, सिक्किम, गोवा, मिजोरम एंड पुडुचेरी, ये जो है ये लेस देन 60 मेंबर्स यहाँ पे इन चारों जगह पे हैं, ठीक है? जैसे कि गोवा में 40 मेंबर हैं, मिजोरम में 40 मेंबर हैं, सिक्किम में 32 मेंबर हैं, पुडुचेरी में 30 मेंबर हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कितने साल के लिए चुने जाते हैं सर? तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो क्या मतलब मैं भी ये एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ सकता हूँ क्या? तो अगर आपका एज 25 प्लस है तो बिल्कुल लड़ सकते हो। यहाँ पे कितना एज चाहिए? 25 प्लस चाहिए, ठीक है? लेकिन गवर्नर केस में कितना था? 35 प्लस, ठीक है? 35 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 25 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन तो होना ही चाहिए। तो यार हर किसी के लिए इंडिया सिटीजन है, तो बात ही मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, मैंने बता दिया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसमें भी नहीं होना चाहिए। इसके पास क्या-क्या पावर होता है? तो लॉ मेकिंग पावर्स होता है, कैन पास मनी बिल और फाइनेंस बिल, ठीक है? फाइनेंशियल बिल, ठीक है? कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, हैज़ पावर ओवर द बजट, कैन अप्रूव ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द गवर्नर, ठीक है? मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ये सब आपको मैंने बता ही दिया। 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, सर लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो बता ही दिया कि आपको 60 से मतलब 60 से लेके 500 के बीच में होना चाहिए, ठीक है? अब अच्छा, अंडर आर्टिकल 333 गवर्नर कैन नॉमिनेट मैक्सिमम 1 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अंडर आर्टिकल 333, देखो इसमें लिखा हुआ नहीं है आर्टिकल, वो अंडर आर्टिकल 333, इस आर्टिकल के तहत जो है गवर्नर जो है एक मतलब मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, दिल्ली और पुडुचेरी ऐसा 2 इंडियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे उनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है ही, वहाँ अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका, ठीक है? ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव असेंबली किसका है? अच्छा, सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव असेंबली है यूपी का, ठीक है? उत्तर प्रदेश का। कितना है यहाँ पे सीट कितने हैं? तो 404 सीट यहाँ पे आते हैं, ठीक है? तो ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो अच्छा, अब चलते हैं हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है? तो अगला पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। अब देखो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दूसरा आ गया फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये होता है आपका अपर हाउस, ठीक है? और उसको क्या बोल रहे थे? लोअर हाउस। इसको क्या कह रहे थे हम? लोअर हाउस। जैसे ये किसके तरह काम करता है? तो ये अगर लोकसभा और राज्यसभा के तहत देखें तो ये लोकसभा के जैसा हो गया। इसको भी बोलते हैं लोअर हाउस, और ये हो गया आपका राज्यसभा की तरह, इसको बोलते हैं हम अपर हाउस, ठीक है? अब देखो आर्टिकल, इसका आर्टिकल कौन सा, उसका आर्टिकल कौन सा था? 170, याद होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का 170 है। इसका आर्टिकल 169 प्रोवाइड्स द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स
इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली पासेज अ रिजोल्यूशन इन अ स्पेशल मेजोरिटी। मैंने बताया था कि यहाँ से रिजोल्यूशन पास करने के बाद फिर कहाँ जाता है पार्लियामेंट में, फिर वहां पे होकर अगर वहां अप्रूवल मिल जाती है तो फिर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया सर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया था कि स्टेट विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे 6 स्टेट में है, तो ये आप ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अच्छा, कंपोजिशन इसका क्या-क्या होता है? तो देखो, 1/3 जो है इलेक्टेड बाय एमएलए। एमएलए जो है यानी कि जो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं सारे स्टेट्स के, वो उसमें से जो है 1/3 सीट जो है ये चूज़ करते हैं। अच्छा, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अच्छा, 1/3 सीट जो है लोकल अथॉरिटी भी चूज़ करते हैं। 1/12 जो सीट है इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स, जो ग्रेजुएशन जो हो चुका है ग्रेजुएशन जो हो चुका है वही जो है अ, ठीक है, 3 साल से पहले मतलब ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए। लास्ट जो 3 इयर्स में जो ग्रेजुएट हुए हैं, वो जो है 1/12 सीट उनके लिए रिज़र्व होता है, वो चूज़ करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं, वो इलेक्ट करते हैं कितना सीट? तो 1/12 सीट वो भी इलेक्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो 1/6 जो है नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। अच्छा, गवर्नर जो कि किस-किस फील्ड से नॉमिनेट करते हैं? तो आर्ट्स से, साइंस से, लिटरेचर से, सोशल सर्विस से और कोऑपरेटिव से, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ से इसका कितना होना चाहिए? देखो, इसका 1/3 होना चाहिए, मैक्सिमम तो इसका होगा 1/3, ठीक है? 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 और मिनिमम होना चाहिए 40 मेंबर्स, मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, ठीक है, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ही चाहिए, मैंने बता दिया। अच्छा, इसके लिए कितना एज होना चाहिए सर? जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में लड़ने के लिए तो 25 साल था, इसमें 30 साल है, लेकिन गवर्नर के लिए 35 साल था, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। इसके लिए 30 साल है, मतलब सर, मतलब 25 साल का हूँ, क्या मैं लड़ सकता हूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन? तो नहीं लड़ सकता हूँ, ठीक है? मतलब ये तो खैर आपका डायरेक्ट उससे है ही नहीं, डायरेक्ट मतलब इलेक्शन इसका होता ही नहीं है, ठीक है? ये इसको एमएलए जो है वो चूज़ करते हैं। तो एमएलए में भी जो मान लीजिए 27 साल का जो कोई ऐसा होगा जो जिसको चूज़ करना होगा तो वो एलिजिबल नहीं है, 30 साल होना ही चाहिए, ठीक है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट। बताइए, अब चलते हैं हम लोकसभा के बारे में। अब देखो लोकसभा में पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं भूल गया बताना, यहाँ पे जो देखो यहाँ पे जो टेन्योर होता है ना, टेन्योर ऑफ चेयरमैन का और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितने साल होता है? सर 5 साल। नहीं, बिल्कुल गलत है। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में तो 5 साल के लिए था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 5 साल बोलते ही अब क्वेश्चन गलत हो गया। अच्छा, तो कितना साल होता है? 6 साल होता है यहाँ पे। टेन्योर कितना होता है? टेन्योर टेन्योर जो होता है 6 साल, किसका? तो एमएलसी का एंड चेयरमैन का भी। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन होंगे इनका भी 6 साल और एमएलसी का भी 6 साल, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा सर, चेयरमैन का आप अलग से क्यों बताएँ? मैं बता दूँगा आगे क्यों बताएँ, जब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताऊँगा। अब देखो ये है, अब हम पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में, चलो ठीक है? ये तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में, अब हम पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। तो थोड़ा-सा मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि देखो जब हम यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ते हैं, यूनियन क्या पढ़ते हैं? हम यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ते हैं। जब हम यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है आपका लोकसभा और एक आता है आपका राज्यसभा, ठीक है? इसको इसको बोलते हैं हम और काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। लोकसभा को बोलते हैं हम लोअर हाउस। अच्छा, राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? और काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है? और अपर हाउस भी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है सर। तो अब ये बता दो सर कि अब एक-एक करके बता दो कि और किसके क्या-क्या बताने वाले हो? तो मैं बता रहा हूँ लोकसभा। अच्छा, ठीक है। तो लोकसभा के बारे में देखो, आर्टिकल 81 के तहत जो है लोकसभा के बारे में लिखा हुआ है कि लोकसभा इज़ द हाउस ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है? यहाँ पे एमपी जो होते हैं आगे जो इसके मेंबर उनको एमपी बोला जाता है और अडल्ट फ्रेंचाइज़ी के तहत ये भी जो है डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है? 5 साल के लिए भी चुने जाते हैं और डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट, या ये भी पहले जो है प्रेसिडेंट द्वारा डिसॉल्व कर सकता है, किया जा सकता है, ठीक है? अच्छा, इसका कंपोज़िशन देख लो, इसमें जो है 552 मेंबर्स होते हैं जिसमें कि 530 जो हैं ये स्टेट से चुने जाते हैं, 20 जो हैं यूटी से मतलब यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं और 2 जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है? तो 2 जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुने जाते हैं, ठीक है? अच्छा, एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो 2 को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है? लोकसभा के अंदर 2 को नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम एंग्लो इंडियन फ्रॉम एंग्लो इंडियन जो एंग्लो इंडियन होते हैं पीपल उनके द्वारा जो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको जो नॉमिनेट करते हैं अंडर व्हिच आर्टिकल? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, अंडर आर्टिकल होता है ये 331, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है।
एग्जामेबल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि देखो इसका जो ये 530 20 और 2 होता है, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन अभी जो ऐसा व्यवस्था बनाया हुआ है कि उसके तहत जो है हमारा जो है 545 मेंबर ही हैं हमारे किसमें, लेजिस्लेटिव, सॉरी लोकसभा के अंदर, ठीक है। अभी ऐसा अरेंजमेंट बना हुआ है कि 545 मेंबर्स ही अभी जो है यहाँ पे हैं, ठीक है। तो 5 साल के चुने जाते हैं, मैंने बता दिया। इनके पास लॉ मेकिंग पावर होता है, कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट होता है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदर मोशंस, कंट्रोल ओवर बजट होता है। बजट जो है सबसे पहला लोकसभा में ही ओरिजिनेट होता है। पार्टिसिपेंट्स इन इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, चीफ बता दिया। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी 25 साल होना चाहिए। मैंने बताया था कि जो लोकसभा है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत है, तो लेजिस्लेटिव मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के पैरेलल में ही चलता है रूल लगभग। वहाँ भी जैसे 25 साल होता है, यहाँ भी 25 साल होता है। यहाँ पे भी ये बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए। अब आता है राज्यसभा के बारे में। राज्य यहाँ पे आर्टिकल 81 था, वहां पे यहाँ पे आर्टिकल है राज्यसभा का 80। अब ऐसे याद कर लेना कि राज्यसभा पहले आएगा क्योंकि कौन इसको अपर हाउस बोला जाता है, तो आर्टिकल 80 इसके लिए हो गया। और लोकसभा जो बाद में आता है क्योंकि लोअर हाउस है, तो ये लोअर रैंक पे आएगा, 81 रैंक पे आएगा, ठीक है। ठीक है सर, अब ये समझ में आ गया। अच्छा, ये देखो, तो राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट में बता रहे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, और रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे मेंबर्स कितने होते हैं, तो यहाँ पे जो है राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, तो राज्यसभा के अंदर मेंबर्स होते हैं 250, ठीक है। 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 238 जो इलेक्टेड होते हैं और 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विस से, ठीक है। इस अच्छा, कितने साल के यहाँ पे टेन्योर है, यहाँ पे सर टेन्योर है 6 साल का। मैंने बताया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कितने साल का टेन्योर था, तो 6 साल का था, ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन ऐसा अरेंजमेंट बनाया जाता है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और राज्यसभा में भी कि यहाँ पे जो है हर दूसरे साल एवरी 2 ईयर जो है 1/3 मेंबर जो है यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ में गया। अच्छा, ये भी डिसॉल्व कभी नहीं हो सकता। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या राज्यसभा जो है डिसॉल्व हो सकता है, तो नहीं। लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व हो सकता है, तो नहीं। अच्छा, ठीक है। अ, ये कैसे सर, यहाँ पे राज्यसभा में कैसे चुनाव होता है, तो यहाँ पे भी एमएलए जो है ईच स्टेट के वो लोग चुन के यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। कैसे भेजते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन थ्रू ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अच्छा सर, ये क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो इसके लिए मैं अलग से सेशन डाल दूंगा इस सेशन के बाद, तो आप वहां से जाके देख लेना, ठीक है। तो ठीक है सर, ये समझ में आ गया, ओके। तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया 30 साल यहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि वहां भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 30 साल ही था। तो मस्ट नोट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो बता ही दिया। हाँ, अच्छा, ये कैन पास एनी बिल, लेकिन मनी बिल जो है वहां पे कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, लोकसभा के अंदर ओरिजिनेट होता है, और ये राज्यसभा के पास जाता है। इसके पास 14 दिन का टाइम होता है कि भाई तुम्हें देना है तो दो। बस ये रिकमेंड मतलब कुछ भी एडवाइस दे सकता है, ना तो ये बिल को रिजेक्ट कर सकता है, और मतलब कुछ भी इसका पावर नहीं होता है सिवाय अपने कुछ व्यूज देने के राज्यसभा को, ठीक है। अगर 14 दिन के अंदर ये वापस करता है तो ठीक है, नहीं वापस करता है तो उसको पास भी माना जाता है। अच्छा, मतलब राज्यसभा को पावर नहीं दिया गया है मनी बिल के केस में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखना जो मैं बताने वाला हूँ कि अच्छा हाँ, इसमें लेकिन अभी तो जैसे 250 मेंबर्स तो हैं, लेकिन एक ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है जैसे वहां भी था कि यहाँ पे 245 मेंबर्स ही हैं, ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, जिसमें 245 में वही हो गया, 233 तो हो गया आपका कौन इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ ये, हाँ, इलेक्टेड बाई एमएलए के द्वारा इलेक्ट होंगे 233, और 12 जो हैं वो होंगे नॉमिनेटेड, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो अब मैं बताता हूँ आपका, हाँ, एक बार टेन्योर देख लो। टेन्योर जो है 6 साल का होता है। अच्छा सर, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो इसको जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अच्छा सर, ठीक है। तो मतलब चेयरमैन जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन का जो था टेन्योर वो था 5 साल, सॉरी 6 साल का। तो राज्यसभा का चेयरमैन का भी टेन्योर 6 साल का होगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो चूंकि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनका टेन्योर 5 साल का होता है, तो इनका जो यानी राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसका टेन्योर 5 साल का होता है, ठीक है। तो टेन्योर के अंदर आप ये चीज लिख लेना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का होता है 5 इयर्स, ठीक है। कौन होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। ओके ओके, ठीक है सर। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है, इसके बारे में मैं आपको और बता दूं, तो इसका जो इसको स्पेशल पावर भी दिया गया है अंडर आर्टिकल 67 के तहत। जो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो बिगिन होता है राज्यसभा के अंदर। जो मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट को अगर आपको इम्पीच करना है, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, मतलब सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है। रिमूवल प्रोसेस जो बिगिन होता है वो राज्यसभा के अंदर बिगिन होता है। अच्छा, 249 के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी अगर
पार्लियामेंट को अगर लेजिस्लेट करना है किसी भी स्टेट सब्जेक्ट के अंदर, मतलब स्टेट लिस्ट जो है उसके अंदर कोई भी, मतलब पार्लियामेंट को किसी तरह का बात करना है तो उसका भी बिल जो ओरिजिनेट होगा राज्यसभा के अंदर, वो अंडर आर्टिकल 249 है। और अंडर आर्टिकल 312 यानी 312 जो है, कोई भी इफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस इज टू बी क्रिएटेड, बिल ऑफ सच इंटेंशन ओरिजिनेट्स इन राज्यसभा, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, हैज एक्सक्लूसिव पावर टू डिक्लेयर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, ये तो मैंने बता दिया। ये कैन अप्रूव ऑल इंडिया सर्विसेज, ये देखो, ये जो है अंडर आर्टिकल 312 के तहत, अंडर आर्टिकल 312 के तहत जो है ये ऑल इंडिया सर्विस क्रिएशन कर सकता है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो हाँ, अब मैंने आपको बता दिया कि यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में बता दिया, लोकसभा राज्यसभा के बारे में बता दिया, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बता दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सेशन ये काफी अच्छा लगा होगा। और अगर आप सेशन अच्छा, एक चीज मैं आपको लास्ट में और बता देता हूँ, ये देखो कुछ आर्टिकल्स और भी इंपॉर्टेंट है। देखो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 बात करता है। ठीक है, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80, और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81। तो ये निमोनिक्स है 79, 80 और 81 का। ठीक है, पार्लियामेंट जो आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। अच्छा, एक चीज और रह गया, अगर सर मतलब एक चीज ये बता दो कि जो पहले मतलब डेप्यूटी सीएम का एक ही थे क्या बिहार के अंदर? नहीं, सीएम तो नीतीश कुमार थे। अच्छा, डेप्यूटी सीएम कौन थे? तो डेप्यूटी जो सीएम थे ऑफ बिहार, अभी जो मतलब करंटली भी चल रहा था इनका रिजिग्नेशन से पहले, यहाँ पे दो डेप्यूटी सीएम थे। कौन कौन थे? तो पहले थे सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी थे, और दूसरे कौन से थे डेप्यूटी सीएम? तो ये थे विजय कुमार सिन्हा। ये भी बीजेपी से थे, और ये भी बीजेपी से थे। अच्छा, डेप्यूटी सीएम मतलब दो थे, हाँ। तो लेकिन अब जब ये तो अब डिप्टी सीएम रहेंगे नहीं, सम्राट चौधरी जो हैं ये तो जो बीजेपी के हैं, अब तो ये बन जाएंगे सीएम। तो डिप्टी सीएम कौन सा रहे, अब कितने रहेंगे? तो जो ऐसा मतलब कयास लगा जा रहा है कि अब जो डिप्टी सीएम जो दो, फिर से दो ही रहेंगे। अब कौन 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 रहेंगे? तो एक तो आपका, अब दोनों डिप्टी सीएम ये दोनों चेंज हो जाएंगे। अब जो एक तो आपका सम्राट चौधरी तो सीएम बन गए, तो अब जो दो डिप्टी सीएम अब इनका नाम आ रहा है वो जेडीयू के रहेंगे। ये रहेंगे, एक तो रहेंगे आपका विजेंद्र यादव, जो कि जेडीयू से रहेंगे, और दूसरे रहेंगे विजय चौधरी। ये भी विजय विजय कुमार सिन्हा थे, तो ध्यान रखना, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। अब जो नए, ये जो नए बनने वाले विजय चौधरी हैं, विजय चौधरी जो हैं, ये जो हैं ये हैं जेडीयू से हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। और बाकी बस यही था आज का सेशन। और उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही कंटेंट के लिए आगे भी आप हमारे जो चैनल पे बने रहिए। और मैं कल जो है उसके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक, मतलब वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। जिस बच्चों को समझने वाला, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है, तो मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा, जरूर जाके देखना। ठीक है, बाकी मेरा टेलीग्राम लिंक है, मैं उसमें कुछ इसके बारे में क्वेश्चंस भी डालता हूँ हर सेशन के बाद, तो आप जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। तो रोशन एजुकेशन हब के नाम से ही मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर लेना। और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका जो है परमानेंट मेमोरी में चीजें जो है नहीं जाएंगी, और फिर वो एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करता है। तो गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।